Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. Hope all of you are doing good. So today we will discuss about the last two topic of photosynthesis, that is photorespiration and C4 pathway. So let's start with the photorespiration. What is photorespiration? See, photo means again photon or light, and respiration means intake of oxygen and uh, exhalation of the carbon dioxide, but in the respiration in the presence of light. So what is happening in the photorespiration? Extra input of oxygen and extra release of carbon dioxide by green plants in light. एंड बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है ये होती है क्लोरोप्लास्ट में. वाई? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है एक्चुअली अडेप्टेड है फोटोसिंथेसिस के लिए, और यहाँ पर हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन. जस्ट कहना चाहिए कि रिवर्ट प्रोसेस है. कार्बन डाइऑक्साइड को एक्यूमुलेट करना होता है फोटोसिंथेसिस के लिए ताकि ग्लूकोज बन सके, और फोटो रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम से बाहर निकल जाती है. तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है फोटो रेस्पिरेशन का. We will discuss it कि कैसे होता है ये. First of all, who observed this process? This process was first observed by Warburg, and hence it is also known as Warburg effect. ओके, इसका जो सेकेंड नेम है वो वॉरबर्ग इफेक्ट भी है, क्योंकि उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर, वॉरबर्ग के नाम पर वॉरबर्ग इफेक्ट कहा जाता है. मोस्टली ये हमको C3 प्लांट्स में देखने को मिलता है. What are C3 plants? C3 plants are those plants in which the first stable compound of photosynthesis or the dark reaction is a 3-carbon compound, 3-phosphoglyceric acid. Clear? You can watch my video on dark reaction. ठीक है, वहां पर आपको पता चलेगा कि C3 plants क्या होते हैं. This process was first demonstrated in tobacco plant. और टोबैको प्लांट में किसने ऑब्जर्व किया था? बाय बेकर एंड पियो. क्लियर? तो समझ में आएगी फोटो रेस्पिरेशन क्या है. लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन का होना, वो भी इन द क्लोरोप्लास्ट, जबकि उसके लिए क्या बना है, माइटोकॉन्ड्रिया. बट माइटोकॉन्ड्रिया में ना होकर रिएक्शन कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है. हाँ, बिफोर दैट कौन कौन से ऑर्गेनिल्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. तो पहला है इसमें आपका पेरोक्सीसोम. देन सेकेंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, सेकेंड वन इज क्लोरोप्लास्ट, एंड थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. इसी सीक्वेंस में आप इसको याद कर लो, और बहुत इजी है. द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ऑर्गेनेल इज PCM. इस राइमिंग से आप याद रख सकते हो कि पेरोक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, 3 ऑर्गेनेल्स इसमें इन्वॉल्व हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन द मैकेनिज्म पार्ट. क्या होता है एक्चुअली, जब वेदर बहुत ड्राई होता है, हॉट एंड ड्राई कंडीशन, हॉट एंड ड्राई कंडीशन इन द एटमॉस्फेयर, in atmosphere. So what will happen कि ये स्टोमेटा जो होते हैं ये पार्शियली क्लोज हो जाते हैं, पार्शियली क्लोज्ड. उसके वजह से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज स्टॉप, और मिनिमाइज हो जाएगा. यू कैन से स्टॉप नहीं भी होगा तो. In that situation, what is happening here? आप inside the cell देखो, ये मेसोफिल सेल मैंने बनाई है, मेसोफिल सेल है. ठीक है, और इसके अंदर ये एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट है और एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पेरोक्सीसोम है. तो जब स्टोमेटा पार्शियली क्लोज्ड हो जाते हैं, गैसियस एक्सचेंज स्टॉप हो गया, मींस अब कार्बन डाइऑक्साइड ना तो बाहर जा रही है ना ऑक्सीजन अंदर आ रही है. ठीक है, एक तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी,
वो स्टॉप हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से नहीं आ रही, ये स्टॉप हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी वो तो यूटिलाइज हो जा रही है यहाँ C3 साइकिल में, ये ठीक है। बट फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन जो कि जनरेट हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन इंक्रीजेस। तो यहाँ पर जो ये रबिस्को एंजाइम होता है इसका नाम आपको मैंने बताया था, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, यानी कि ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है, ऑक्सीजनेशन भी करता है। सी, तो रबिस्को की एफिनिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के लिए इक्वल होती है नॉर्मल कंडीशन। जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है इसकी एफिनिटी इंक्रीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो इसकी बाइंडिंग साइट पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाइंड होगी और C3 साइकिल प्रोसीड हो जाएगी। क्लियर। बट जब ड्राई और हॉट कंडीशन है, जब स्टोमेटा पार्शियली क्लोज्ड हो गया, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है सिस्टम में, तो रबिस्को जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन को बाइंड करा लेता है। और जब ये ऑक्सीजन को बाइंड कराता है, यहाँ पर देखो ये जब RuBP बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रबिस्को एंजाइम, तो अगेन ये देखो ये 5 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर कोई कार्बन है नहीं, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है 2 कंपाउंड्स में। पहला तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जैसे कि C3 साइकिल में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और दूसरा जो कंपाउंड बनता है दैट इज 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है, 3 to 5, तो ये क्या था 5 कार्बन कंपाउंड। ये 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है ये मल्टीपल एंजाइमेटिक रिएक्शंस इसके आगे प्रोसीड होती हैं, हर स्टेप पे एंजाइम से कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो जरूरत नहीं है आपको जानने की, आपके सिलेबस में नहीं है, लीव इट। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू पेरोक्सिसोम देन माइटोकॉन्ड्रिया से होता हुआ, देखो जब माइटोकॉन्ड्रिया से ये निकलता है ना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है बाहर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में एक्यूमुलेट हो सकती थी वो क्या हुई, बाहर निकल गई, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता 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 वापस कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। मींस इस फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड को अल्टीमेटली जाना C3 साइकिल में ही है, बट ये एक लॉन्ग रूट अपना लेता है, और इस लॉन्ग रूट के अपनाने के चक्कर में दो काम होते हैं। एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ एक्यूमुलेट हो सकती थी वो निकल जाती है सिस्टम से बाहर, वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाती इन कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आप यहाँ देखो ये जो लास्ट स्टेप है ये वाला, यहाँ पर जो होता है ये देखो एक ATP यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूस तो कुछ नहीं हुआ, साथ में खर्चा और हो गया, वो वाला हिसाब है कि ATP जो है ADP में कन्वर्ट हो गया, इसने एनर्जी ले ली और अगेन ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अल्टीमेटली एंटर कर जाएगा C3 साइकिल में, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है क्लोरोप्लास्ट में इन केस ऑफ C3 प्लांट्स, जस्ट रिमेंबर C3 प्लांट्स की बात हो रही है ये, वहां पर मेसोफिल सेल्स में RuBP कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करने की बजाय ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है, और 2 कंपाउंड बनते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एज यूजुअल जो C3 साइकिल में बनता है, और वो C3 साइकिल में एंटर भी कर जाता है, और दूसरा कंपाउंड बनता है 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड जो कि मल्टीपल एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया से होता हुआ वापस क्लोरोप्लास्ट में एंटर करता है, और अगेन ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एट द एक्सपेंस ऑफ 1 ATP, और ये एंटर कर जाता है C3 साइकिल में। इस चक्कर में होता क्या है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी प्लांट की खत्म हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एक्यूमुलेट होनी है ना प्रोडक्टिविटी के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बन से बनेगा, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगी, वो नहीं मिल पाती। तो ओवरऑल फोटो रेस्पिरेशन के ड्रॉबैक्स ज्यादा हैं बेनिफिट्स के कंपैरिजन में। क्लियर, प्रोसेस समझ में आया होगा। एक्चुअली होता क्या है, हॉट ड्राई एंड हॉट कंडीशन में होती है ये प्रोसेस इन C3 प्लांट्स। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। नाउ लेट्स कम ऑन द, ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है, पहली वाली इक्वेशन जो इम्पोर्टेंट है कि RuBP जो 5 कार्बन कंपाउंड था वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 2 कंपाउंड बन रहे हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड जो एक 2 कार्बन कंपाउंड है, 325 325, ठीक है। नाउ कम टू द ड्रॉबैक्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। एज आई टोल्ड यू कि इसके ड्रॉबैक्स ज्यादा हैं बेनिफिट्स के कंपैरिजन में। तो पहला तो ड्रॉबैक यही है कि इट इंटरफेयर्स विद द कार्बन साइकिल, जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा ना
कार्बन साइकिल सीधी सादी हो सकती थी मगर वो नहीं हुई, वो इंटरप्ट हो गई और एक लॉन्ग रूट अपना लिया। ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया, इट इंटरफेयर्स विद द कार्बन साइकिल। नेक्स्ट, जैसे कि नॉर्मल जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है अगर आपने पढ़ी है तो उसमें एटीपी और एनएडीएच की प्रोडक्शन होती है। वो एटीपी और एनएडीएच माइटोकॉन्ड्रिया में कलेक्ट होते रहते हैं, जिसलिए हम उस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। इसी एटीपी और एनएडीएच का यूटिलाइजेशन होता है फिजियोलॉजी में। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो ना तो कोई एटीपी बन रहा है ना ही एनएडीएच बन रहा है, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, एज आई टोल्ड यू अभी। ठीक है, तो ये दूसरा एक ड्रॉबैक है। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मतलब हाफ ऑफ द फोटोसिंथेटिकली फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर, मतलब कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट के क्वेश्चंस क्या बनते हैं? ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, किस प्लांट में मिलता है ये? कौन कौन से ऑर्गेनिल्स इन्वॉल्व हैं? पीसीएम, आई टोल्ड यू, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। रबिस्को की एफिनिटी किसके लिए बढ़ जाती है? ऑक्सीजन के लिए। क्या वेदर कंडीशन होती है? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में होता है ये। ठीक है, और जो रबिस्को जो है जब राइबोलो बिस्फॉस्फेट को ऑक्सीजन से बाइंड करवाता है तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन ये है कि इतना ड्रॉबैक होने के बावजूद नेचर ने इसको क्यों इवोल्यूट किया है, क्यों ये प्रोसेस अभी एग्जिस्ट कर रही है? तो उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होंगे, और बेनिफिट क्या है वो भी देख लेते हैं। बेनिफिट एक्चुअली एविडेंस है, अभी फुल प्रूफ नहीं पता कि ऐसा एक्चुअली होता है। एविडेंस किस रिस्पेक्ट में मिलता है कि फोटो रेस्पिरेशन जो होता है इट कैन हैव फोटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट। कब होता है फोटो रेस्पिरेशन? हाई टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर मीन्स हाई लाइट इंटेंसिटी। तो ये प्रोसेस जो होती है ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, पाथ को डाइवर्ट करवा के। तो इट प्रिवेंट लाइट इंड्यूस्ड डैमेज टू द मॉलिक्यूल्स दैट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। ऐसा ज्यूम किया जाता है कि ये हो सकता है इसका एक पर्पस। ठीक है, दूसरा है इट हेल्प्स टू मेंटेन द रेडॉक्स बैलेंस इन द सेल, एंड द थर्ड वन इज सपोर्ट द प्लांट इम्यून डिफेंस। ठीक है, जस्ट इसमें पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जस्ट लर्न इट कि फोटो रेस्पिरेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फोटो रेस्पिरेशन। नाउ कम to the last cycle of your syllabus in photosynthesis, that is C4 pathway. Okay, so C4 pathway, who discovered C4 pathway? It was discovered by Hatch and Slake. Hatch and Slake, और इसी वजह से इसको Hatch and Slake साइकिल भी कहते हैं उनके नाम पर। जैसे C3 साइकिल को कार्बन साइकिल कहते हैं, C4 पाथवे को हम हैच एंड स्लेक साइकिल भी कहते हैं इनके डिस्कवरर के नाम पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट शो C4 पाथवे? तो C3 प्लांट्स तो शो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम नाम C4 दे रहे हैं। तो मैं बताती हूँ, प्लांट्स वेट plants found in hot and dry tropical and subtropical regions. ठीक है, about 900 species shows C4 pathway, and out of these 900 almost 300 are dicots and 600 are monocots. अप्रोक्सीमेट है ये नंबर, और उसमें भी कुछ प्लांट्स हैं जो स्पेसिफाई हैं, कुछ नाम लाइक एग्जाम्पल है आपके शुगर केन।
ठीक है। देन मेज, sorghum, amaranthus, ठीक है। ये कुछ नाम है जिस प्लैनेट, क्लियर। नाउ व्हाट डज द मीनिंग ऑफ C4? C4 का क्या मतलब है यहाँ पे? एक्चुअली C4 क्या है, जो C3 पाथवे था उसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एक 3 कार्बन कंपाउंड था। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में पहला स्टेबल कंपाउंड एक 4 कार्बन कंपाउंड है, दैट्स व्हाई द नेम इज C4 साइकिल, क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि because the first stable compound formed in the process of carbohydrate synthesis is a 4 कार्बन कंपाउंड, क्या नाम है उसका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। हेंस द नेम is given C4 pathway, ठीक है। क्लियर हो गया? C4 नाम क्या सजेस्ट कर रहा है कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड स्टेबल कंपाउंड जो यहाँ पर बनता है। अब क्वेश्चन इज कि भाई डिफरेंस क्या है C3 और C4 में? इतना हम बात कर रहे हैं C3 और C4 की और अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिफरेंस। अगर मैं C4 प्लांट्स की बात करूं तो इनके लीफ में, C4 प्लांट्स में लीफ में एक स्पेशल एनाटॉमी मिलती है। तो इसके लिए मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे लीव्स possess special anatomy called, एक नया नाम आ रहा है यहाँ पे, क्रेन्स, क्रेन्स एनाटॉमी। ये क्या होती है अभी मैं बताती हूँ आपको, पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। जबकि C3 प्लांट्स में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई स्पेशल एनाटॉमी नहीं है। ब्लैंक का मतलब कि वो ये एनाटॉमी शो नहीं करते, नॉर्मल प्लांट्स हैं, ठीक है। C4 प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, दूसरा स्पेशल फीचर क्या है यहाँ पर कि टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ठीक है। जबकि C3 प्लांट्स में क्या होता है, दे कांट, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं C4 प्लांट्स की, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं तो हाई लाइट इंटेंसिटी को भी टॉलरेट करेंगे। शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज, देखो हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, क्लियर। बट दे डोंट, ठीक है। और C4 प्लांट्स में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे लैक फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। जबकि C3 प्लांट्स में दे possess फोटो रेस्पिरेशन,
ठीक है, और क्या डिफरेंस है? देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज, अगर मैं C4 प्लांट्स की बात करूं, दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, देखो, ठीक है ना, दैट्स वाई दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। जबकि CO प्लांट्स दे हैव लोअर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है? नेक्स्ट इज इनके मेसोफिल सेल्स में डिफरेंस होता है। C4 प्लांट्स के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, मेसोफिल सेल्स डू नॉट कंटेन, देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेसोफिल सेल्स में क्या नहीं मिलता है? रबिस्को एंजाइम। जबकि आपके C3 प्लांट्स में क्या होता है? मेसोफिल सेल्स में दे कंटेन रबिस्को एंजाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ C4 प्लांट में रबिस्को एंजाइम मेसोफिल सेल्स में नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो होगा, C3 साइकिल तो करवानी है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस तो करानी है, तो यहाँ पर देयर बंडल शीट cells contain Rubisco enzyme। ठीक है, यहाँ पर बंडल शीट नाम की कुछ सेल्स मिलती है, अभी बताती हूँ क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है, उसमें रबिस्को एंजाइम मिलता है। बट अगर C3 प्लांट्स की बात करें तो क्या है, यहाँ पर तो बंडल शीट होती नहीं है, दे डू नॉट कंटेन बंडल शीट। ठीक है, तो मेन डिफरेंस देखो ये आ गया, एक तो कि मेसोफिल सेल्स में रबिस्को एंजाइम नहीं है, यहाँ पर है, तो रबिस्को एंजाइम क्या C3 साइकिल करवाता है ना, तो अगर C4 प्लांट्स की बात करूं तो C3 साइकिल कहाँ होगी? बंडल शीट में, क्योंकि यहाँ एंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ C3 साइकिल अकर इन, इसमें होगी बंडल शीट में। ठीक है, और C4 साइकिल कहाँ होगी फिर? मेसोफिल सेल में, क्योंकि वहां रबिस्को है ही नहीं। ठीक है, मेसोफिल सेल्स में। यही देखो सारे क्वेश्चंस हैं आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको समराइज किया है यहाँ पे। अगर C3 प्लांट्स की बात करें तो वहां पर C4 साइकिल तो होती ही नहीं है, C3 साइकिल कहाँ पर होगी? अकर इन, सिंपल है, मेसोफिल सेल्स में। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आ गया, इसको ध्यान रखो, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन। C3 प्लांट, C4 प्लांट्स, C3 प्लांट्स जो होते हैं उसमें कार्बन साइकिल कहाँ होती है? मेसोफिल सेल्स में। C4 प्लांट्स में कार्बन साइकिल कहाँ होती है? बंडल शीट सेल्स में। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे तो इसी डिफरेंस से पढ़ना, एक बार दो बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। इसको देख लो एक बार कंप्लीट, ये आपका डिफरेंस आ गया C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स। ठीक है, नाउ कम ऑन द क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी क्या है? देखो यहाँ पर ये एक मैंने फिगर बना के रखा है, ये मेज प्लांट है, ठीक है, इसकी लीव्स का ये एक सेक्शन है, यहाँ पर आप ये देखो, ये वॉस्कुलर बंडल है, इन वॉस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये जो सेल्स मिल रही है ना बड़ी बड़ी, ठीक है, इन्हें कहते हैं बंडल शीट सेल्स। ठीक है, और ये बंडल शीट सेल में एक सर्कुलर एरिया बना रही है ना, ये
इसको कहते हैं बंडल शीट। तो क्रेन्स एनाटॉमी में क्या होता है कि वॉस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक शीट मिलती है जिसे बंडल शीट कहते हैं। इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। बंडल शीट में जो क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं थोड़ा साइज में बड़े होते हैं मीजोफिल सेल्स के कंपैरिजन में, और इनका नंबर भी यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये है क्रेन्स एनाटॉमी। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स क्रेन्स एनाटॉमी क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, ठीक है। लार्ज cells around the vascular bundle are called bundle sheet cells. These bundle sheet cells have Kranz anatomy. देखो एक तो ये डिफरेंस आ गया, जनरली मोनोकॉट्स में ये मिलता है बंडल शीट, ठीक है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट की लीव्स को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम बंडल शीट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोनोकॉट्स में बंडल शीट मिलेगी, डाइकॉट्स में बंडल शीट नहीं मिलेगी, ठीक है। क्रेन्स एनाटॉमी क्या है? द वर्ड क्रेन्स मीन्स रीथ, ठीक है। रीथ मीन्स reflection of the arrangement of cells, ठीक है। अगर बंडल शीट सेल्स की बात करूं तो बंडल शीट cells have several layers around the vascular bundle, around the vascular bundle, clear? And these cells have large number of chloroplast that are larger in size as well, ठीक है, and centripetally arranged, क्लियर? तो ये आपके क्रेन्स एनाटॉमी बहुत सिंपल सी है। वॉस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक लेयर मिल रही है सेल्स की जिसको हम बंडल शीट कह रहे हैं। उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, साइज में ज्यादा होते हैं नंबर में, और सेंट्रिपेटली अरेंज होते हैं। और दिस इज ऑल अबाउट द क्रेन्स एनाटॉमी। तो अब बात करेंगे कि क्या मैकेनिज्म है और कैसे C4 पाथवे हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में। लेट्स मूव ऑन द मैकेनिज्म ऑफ C4 pathway. See, I made here two cells. This is the upper one is the mesophyll chloroplast and the lower one is the bundle sheet chloroplast. Actually दोनों सेल्स पास पास होते हैं। आप पीछे इसमें देख लो, यहाँ पर देखो ये बंडल, ये है मेसोफिल सेल दिस वन, और ये है बंडल शीट सेल्स। तो ये मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है, अगेन हम स्टार्ट करेंगे दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आएगी सिस्टम में। ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आई? मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। बट कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए कौन बैठा है? देखो ये C4 साइकिल की बात हो रही है। मेसोफिल सेल्स यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दे लैक रबिस्को,
एंजाइम। यहाँ रबिस्को एंजाइम नहीं है इसके पास, ठीक है, मेसोफिल सेल्स के पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ऑब्वियसली वो RUBP यानी राइबुलोज बिसफॉस्फेट नहीं होगा। तो भाई क्या होगा, क्वेश्चन इज क्या होगा, तो वो होगा आपका फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, इसको PEP भी कहा जाता है, और ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। डिफरेंस समझो, यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड है, वहां पर क्या था C3 साइकिल में 5 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। अब क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर एंजाइम यूज होगा, और एंजाइम क्या होगा, PEP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। नाउ द जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, अभी बताया था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये कितने कार्बन होंगे, 3 ये हुए और 1 ये हुआ, टोटल 4 कार्बन कंपाउंड, दैट्स व्हाई द नेम इज C4 साइकिल। क्लियर। अब क्या होगा, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ये चेंज होता है, इट विल कन्वर्ट इनटू द मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर एक NADPH यूटिलाइज हो जाएगा, जो कि ब्रेक हो जाएगा NADP प्लस में, ठीक है। एट द एक्सपेंस ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH ये कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड में। इतना जरूरी नहीं है यहाँ पर एंजाइम वगैरह के नाम, जस्ट लीव इट, ठीक है। अब ये मैलिक एसिड जो होगा ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ, बंडल शीट में, ठीक है। इट विल ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीट। I will write it here, transported, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट होके भाई कहाँ आ गया, ये आ गया आपका वेट बंडल शीट में। अब बंडल शीट में क्या है, अगेन मैं यहां लिख दे रही हूं, कंटेन रबिस्को एंजाइम। और जब रबिस्को एंजाइम है तो C3 साइकिल भी होगी, लेकिन मैलिक एसिड तो C3 साइकिल का पार्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखो ये मैलिक एसिड जो है ये कन्वर्ट होगा आपका पाइरुविक एसिड में, ठीक है, पाइरुविक एसिड। और इस कन्वर्जन में होगा क्या, यहां से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और यहां से जनरेट होगा NADPH। जो NADPH हमने यहाँ कंज्यूम किया था किसमें, मेसोफिल सेल में, वो यहाँ रिलीज हो गया बंडल शीट सेल में। अब आप ये कहोगे NADPH कहाँ से आया, भाई लाइट रिएक्शन तो मेसोफिल सेल में भी हो रही है और बंडल शीट सेल में भी हो रही है, ठीक है, वहां से आ गया। अब ये पाइरुविक एसिड, अब इसको यहीं छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये पाइरुविक एसिड जो है ये अब आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट होके कहाँ, it will come back to mesophyll cell, ठीक है। I will write it here, pyruvic acid, ठीक है। और ये pyruvic acid then it will converted into phosphoenol pyruvic acid at the expense of 1 ATP, ठीक है। ये ATP यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, इसको याद रखना, ये अभी हम काउंट करेंगे टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में, ठीक है। नाउ नीचे आओ, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी अब इसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर C3 साइकिल चल रही है, इट विल एंटर इनटू द C3 साइकिल। कैसे, यहाँ पर आ जाएगा आपका RUBP, ठीक है। ये रबिस्को एंजाइम आ गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एंटर कर गई, ठीक है, ये आ गया रबिस्को, ठीक है। और क्या बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और क्या होगा, ये मल्टीपल स्टेप से होता हुआ ये वापस RUBP में कन्वर्ट होगा और बीच में यहाँ पर एक स्टेप पर
कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई C3 cycle, or we can write it from the black, C3 cycle। और ऊपर वाली क्या है, ये कौन सी साइकिल है, C4 साइकिल। ठीक है, तो C4 प्लांट्स में इस तरीके से, क्योंकि मेसोफिल सेल में रबिस्को एंजाइम नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस मेसोफिल सेल में नहीं होगी, वो कहाँ होगी, बंडल शीट सेल में। इसलिए बंडल शीट की इंपॉर्टेंस मोनोकॉट्स में ज्यादा है। समझ में आया, क्लियर हो गया। ठीक है, एक्चुअली डायग्राम बड़ा है तो फुल पेज व्यू दिखा नहीं पाऊंगी मैं। जस्ट हैव अ लुक, ये ऊपर कैसे, ये पूरा C4 साइकिल मैंने दिखा रखा है। यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये अल्टीमेटली C3 साइकिल नीचे दिखाई है, उसमें एंटर कर जाएगी। देखो ये आ गया C3 साइकिल। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है जिससे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होके बंडल शीट में आ गया। मैलिक एसिड यहाँ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होके मेसोफिल सेल में आ गया और ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, नाउ अब इसका जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है यहाँ पर, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी लिख दे रही हूँ यहीं पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, नाउ पायरुविक एसिड का जो लास्ट में आप देखो ये वाला स्टेप, दिस वन, पायरुविक एसिड फॉस्फेनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर मैंने बताया कि ये एक एटीपी कंज्यूम करता है। ये जो एटीपी होता है ना, ये अपने दोनों फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली जो रिएक्शन होती है यहाँ पर इस स्टेप पर ये होती है कि पायरुविक एसिड एटीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आता है यहाँ पे, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, प्लस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है और 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो अब इस एएमपी को वापस एटीपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, टू कन्वर्ट 1 AMP इंटू एटीपी, हमें 2 एटीपी चाहिए होंगे ना, कैसे चाहिए होंगे देखो रिएक्शन को जरा, एएमपी और एक एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा, इसका एक हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके साथ अटैच होगा, तो ये बन जाएगा एडीपी और यहाँ भी बन जाएगा एक एडीपी। ठीक है, देन ये एडीपी दिस वन जो इससे बना, मतलब ये एएमपी इस एडीपी में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इस एडीपी की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा, ये एक एटीपी को कंज्यूम करेगा, वापस से एक एटीपी बनेगा और एक एडीपी बन जाएगा और ये एटीपी वापस साइकिल में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 एक्स्ट्रा एटीपी खर्च करने पड़ रहे हैं। जस्ट रिमेंबर 2 एक्स्ट्रा एटीपीज इन एक्यूमुलेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी एक्सपेंडिचर देखूं, does total consumption of ATP and NADPH in C4 cycle, तो देखो C3 साइकिल में जितने हो रहे थे वो तो यहाँ है ही है। इन प्रोडक्शन ऑफ 1 molecule of glucose, or we can say carbohydrate,
ठीक है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाना है, यहाँ पे 2 एटीपी एक्स्ट्रा लगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 6 साइकिल चलेंगी लाइक C3 साइकिल, तो टोटल 12 एटीपी एक्स्ट्रा लग जाएंगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपका देखो 18 एटीपी प्लस 12 NADPH जो कि हमें कंज्यूम करने थे C3 साइकिल में, वो तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा प्लस हमें 12 एटीपी एक्स्ट्रा लगेंगे ये वाले। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बात करूं कंजम्पशन की, तो नेट कंजम्पशन in synthesis of one glucose molecule is ये हो जाएगा आपका 30 एटीपी, इसको और इसको जोड़ दो, प्लस 12 NADPH। अगेन नीट का क्वेश्चन, ये बात हो रही है C4 साइकिल की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर C4 साइकिल। क्लियर? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखो, क्योंकि मीजोफिल सेल में रबिस्को एंजाइम नहीं है, रबिस्को जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होते ही ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता था, अब जब रबिस्को नहीं है तो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी, और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जब सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी तो अल्टीमेटली होना क्या है, बायोमास इंक्रीज, इनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, यही मैंने डिफरेंस में लिखवाया था। ठीक है, अब कोरिलेट कर सकते हो आप। तो C4 plants can absorb carbon dioxide even from a much lower carbon dioxide concentration when C3 plants fail to avail it. Clear? Rate of photosynthesis is found in C4 plants जबकि स्टोमेटा नियरली क्लोज्ड हो, उस समय भी मिलेगा जब C4 प्लांट से पाथवे चलता रहेगा, यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। वहां पर जब क्या हो रहा था, C3 प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज हो रहे थे तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाता था हायर टेम्परेचर में। they require more light energy to fix carbon dioxide. ठीक है, therefore C4 plants are the best adapted to tropical and desert areas where sunlight is more intense and growing season is longer. And in addition C4 plants have high productivity rate. ठीक है, तो this is all about your C4 pathway and with this your photosynthesis is almost finished. आपका एक टॉपिक बचता है, the factors affecting photosynthesis means Blackman's law of limiting factor. I will discuss it in my next video. So इसको पूरा पढ़ लो, फोटोसिंथेसिस को, सारे वीडियोस को देखो, पूरी प्रोसेस आपको आई होप कि समझ में आ जाएगी। मैंने हर चीज को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। So this is all done for today. Keep studying and stay safe, stay healthy. Goodbye. Thank you.